जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईएएस प्री 2010 का प्रश्न पत्र। इसमें भी हम इतिहास से आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 2010 में इतिहास विषय से 15 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफा में चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर है? वो है बाघ की गुफाओं पर। ए ऑप्शन सही है। चलिए इसको समझते हैं। जो बाघ की गुफाएं हैं, गुप्तकालीन गुफा चित्रांकन का प्रतिनिधित्व करती है। बाघ की चित्रकला हम देखते हैं कहाँ पे है। बाघ की चित्रकला ये पड़ती है ग्वालियर के समीप धार जिले में। इसकी खोज कब हुई थी? 1818 में। किसने इसकी खोज की थी? डेंजरफील्ड। बाघ वैसे भी डेंजर होता है, आक्रमण कर देता है, तो उससे ये आप याद रख सकते हो, डेंजरफील्ड। डेंजर मतलब खतरनाक। डेंजरफील्ड महोदय ने 1818 में बाघ की जो चित्रकला है, बाघ की गुफाएं हैं, उनकी खोज की थी। ये धार जिले में बाघ स्थान का नाम है। ये बाघ, बाघ की गुफाएं शेर वाली गुफा मत समझ लेना। तो ये है ग्वालियर जिले में, धार जिले में है, ग्वालियर के समीप बाघ स्थान है। स्थान का नाम है बाघ। और ये जो गुफाएं हैं इनकी खोज की थी 1818 में डेंजरफील्ड ने। अजंता के जो चित्र हैं उसके विपरीत जो बाघ के चित्र है वो मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है, जहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र संगीत व नृत्य का एक दृश्य है। तो ये किससे संबंधित हो गया? मनुष्य के लौकिक जीवन से। संगीत और नृत्य का एक दृश्य। जो लोमस ऋषि की गुफा है वो बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था मौर्य काल में। और जो नासिक की गुफाएं हैं उनका निर्माण हुआ था मौर्योत्तर काल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से शुरू हुआ? यहाँ पे कारण दिए गए हैं, तो किन किन कारणों से शुरू हुआ था बौद्ध धर्म का पतन? केवल पहला ऑप्शन सही है, बाकी 2 ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली वाला, उसकी भारत पर आक्रमण किया था और पानीपत की लड़ाई के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसका आंसर है ए। वह मराठों द्वारा लाहौर के अपने जो वाइसराय था तैमूर शाह, उसके निष्कासन का बदला लेना चाहता था।
मुग़ल साम्राज्य के पतन था उसने उत्तरी भारत में शक्ति शून्य की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। जो नादिर शाह था उसके बाद अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। दूसरी ओर हिंदू पद पादशाही की भावना से प्रेरित जो मराठे थे वो दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। तो 1757 ईस्वी में उसके बाद वापसी पर नजीब-उद-दौला को दिल्ली के मीर बख्शी तथा राजकुमार तैमूर को बंगाल के वायसराय के रूप में छोड़ गया। मई 1757 ईस्वी में मराठा सरदार रघुनाथ राव दिल्ली आए और वजीर गजीउद्दीन को अपनी ओर मिला लिया तथा नजीब-उद-दौला को नजीबाबाद लौटने के लिए बाध्य कर दिया। 1758 में रघुनाथ ने पंजाब से तैमूर को निकाल दिया। मराठों की पंजाब विजय पठानों की सीधी चुनौती थी और अब्दाली ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। 14 जनवरी 1761 को युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठों की पराजय हुई। मराठों की ओर से सदाशिव भाव ने युद्ध का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं थे, वो थे नागार्जुन। नागार्जुन बौद्ध धर्म से संबंधित थे, भक्ति आंदोलन से इनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी रामानुज ने, जबकि उत्तर भारत में इसको लाए थे रामानंद। तुकाराम यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो तुकाराम किससे संबंधित है? महाराष्ट्र में धर्म के उदय में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और इन्होंने बरकरी संप्रदाय का संस्थापक इनको माना जाता है और ये शिवाजी के समकालीन थे। त्यागराज की अगर हम बात करें तो त्यागराज भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने दक्षिण भारत में अपनी संगीत के माध्यम से भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। वल्लभाचार्य की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद को और पुष्टि मार्ग के नाम से भी इनको जाना जाता है। नागार्जुन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इन्होंने ईसा के आरंभिक सदियों में शून्यवाद मत का प्रतिपादन किया। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया। इनके दर्शन को शुद्ध अद्वैतवाद कहा जाता है। त्यागराज दक्षिण भारत में संगीत के माध्यम से भक्ति आंदोलन फैलाते थे और तुकाराम भी धर्म के उदय में बरकरी, इन्होंने संप्रदाय है बरकरी, उसके संस्थापक तुकाराम को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, साइमन कमीशन से संबंधित सिफारिशों का। तो इसने क्या सिफारिश की थी? इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की सिफारिश की थी। साइमन कमीशन, जैसा कि आप जानते हैं, 1919 का जो एक्ट आया था जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष की समाप्ति पर इस एक्ट की समीक्षा के लिए एक कमीशन को भारत भेजा जाएगा। लेकिन 2 वर्ष पहले यानी कि 1927 में ही इस कमीशन की घोषणा कर दी और इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो जब ये कमीशन भारत आया तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए भारतीयों द्वारा और इसका विरोध किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन के बारे में यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और कौन सा इन चारों विकल्पों में सही नहीं है उसको देखना है। तो जो बंगाल का विभाजन है उसको रद्द करना, ये यहाँ पर गलत विकल्प है। इसका आंसर हो गया ए। जो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष के मुद्दे को लेकर पार्टी में मतभेद हो गया था, किंतु दादा भाई नौरोजी थे, उनको अध्यक्ष बनने से मतभेद को सुलझा लिया गया। इसी सम्मेलन में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज से संबंधित 4 प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। कौन कौन से वो 4 प्रस्ताव थे? स्वदेशी पहला प्रस्ताव था,
स्वदेशी। दूसरा प्रस्ताव था बहिष्कार। तीसरा प्रस्ताव था राष्ट्रीय शिक्षा। चौथा प्रस्ताव था स्वराज। तो ये 4 प्रस्ताव 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इनकी अध्यक्षता में 4 प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज, इनसे संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए। इसके बाद 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उनमें इन 4 प्रस्तावों को फिरोज शाह मेहता जैसे उदारपंथियों ने कार्यसूची से बाहर करने का प्रयास किया, जबकि जो गर्म दल के थे, गर्मपंथी, उन्होंने इन प्रस्तावों को कायम रखने पर बल दिया। अध्यक्ष जो उस टाइम पे थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, रास बिहारी घोष, उनका विरोध किया गया। गर्मपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचाना चाहते थे। साथ ही केवल विदेशी माल के बहिष्कार से भी वो संतुष्ट नहीं थे, बल्कि जो गर्म दल वाले हैं वो चाहते थे कि ब्रिटिश को किसी भी तरह का सहयोग ना दिया जाए। चलिए अगला प्रश्न वापस से भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में है। इसका कौन सा कथन सही है? तो डी है, संवैधानिक गतिरोध को हल करना। संवैधानिक गतिरोध का हल वह विषय वस्तु थी जो सी राजगोपालाचारी थे, उनके द वे आउट पंपलेट में था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट प्रपत्र जारी किया, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। क्यों किया गया था? इसमें ऐसी क्या चीज़ें थी, क्या योजना थी जिस वजह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया? पहला, मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे तथा अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोग की भूमिका अदा करे। दूसरा प्रस्ताव था इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने पर भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाए। फिर जनमत संग्रह के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों की मतगणना करके भारत से उनके संबंध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय किया जाए। तीसरा, देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, संचार और दूसरे आवश्यक जो विषय हैं उनके बारे में आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। चौथा, उपयुक्त शर्तें तभी मानी जाए जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर दे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने वो संकल्प पारित किया था। 1931 में जो कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अधिवेशन में मुख्यतः मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौते को भी स्वीकार किया गया था और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति भी इस सम्मेलन में प्रदान की गई थी, जो कि लंदन में आयोजित होना था। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो
ऐसे अगर प्रश्न आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, तो ये था 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन से संबंधित, तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, ये वार्ताकार थे। अगला प्रश्न पांडिचेरी से संबंधित है, इसका आंसर है पहला ऑप्शन सही है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत है। पांडिचेरी के बारे में उस टाइम पे क्वेश्चन क्यों आया था, क्योंकि ये उस टाइम पे चर्चा में रहा था। पांडिचेरी पर सर्वप्रथम कब्जा पुर्तगाली जो यूरोपीय कंपनी है उन्होंने किया था। पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय थे जो भारत में व्यापार के जो था उसके ध्येय से आए थे, उसके मकसद से भारत आए थे। प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 1498 में कालीकट केरल में स्थित है, भारत के केरल में, वहाँ पर पहुँचा। सबसे अंत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के जो निदेशक था फ्रैंकिस मार्टिन, उन्होंने वालिंकोडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। डचों ने अंग्रेज़ों की सहायता से 1693 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन लिया था, लेकिन रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया। किस संधि के बाद? रिजविक की संधि के बाद। कालांतर में पांडिचेरी को फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। पांडिचेरी के कारखाने में ही फोर्ट लुई का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सर्जन किया? तो ये सर्जन किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1853 में। कॉर्नवालिस कब से कब तक रहा था भारत का गवर्नर जनरल? 1786 से 1793 तक भारत का गवर्नर जनरल ये रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। तात्कालिक कारण पूछा गया है। स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। इसका ए ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पे 13वां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच के लिए राजी किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। कब? 1917 में यह आंदोलन हुआ था। दूसरा कथन है, इस प्रकार पहला कथन तो गलत हो ही गया। दूसरा है, चंपारण जांच में आचार्य जे.बी. कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में से एक थे। ये सही का आंसर है, तो केवल दूसरा सही। अगला प्रश्न है 1793 में एक विलियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? ए ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों का बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियों के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिले में राजस्व संग्रहण का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। सी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में सकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। तो ये कथन सही है, सी। डी दे रखा है, न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में प्रशिक्षण होना, कानून में अच्छा प्रशिक्षित होना आवश्यक था और लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करता था
कि जिला कलेक्टरों को केवल राजस्व संग्राहक होना चाहिए, तो ये भी गलत है। कॉर्नवालिस ने क्या दिया था? शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत था उसका ये समर्थक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। दूसरा कथन है, इसको समस्त भारत से वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला। तो इसका कौन सा सही है? ए सही है, इसको भारतीयों का समर्थन नहीं मिला था। तो चलिए बम्बई मैनिफेस्टो को देखते हैं, ये कब आया था। बम्बई मैनिफेस्टो 1936 में बम्बई के 21 व्यापारियों के हस्ताक्षर से तैयार हुआ था। यह प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1936 में आयोजित लखनऊ अधिवेशन में रखी गई नेहरू जी की समाजवादी विचारधारा का विरोधी था, परंतु इसे अन्य व्यापारी समुदाय से बहुत अधिक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। हस्ताक्षर करने वाले 21 व्यापारियों में सर एन सकलतावाला, सर पुरुषोत्तम ठाकुर दास, सर चिमनालाल सीतलवाड़, सर फिरोज सेठना, सर काउसजी जहांगीर, बालचंद्र हीराचंद्र, एडी श्रॉफ जैसे बड़े व्यापारियों ने इसका समर्थन किया। हालांकि यह मैनिफेस्टो व्यापारिक समुदाय के किसी अन्य भाग से समर्थन प्राप्त नहीं कर सका। यह कांग्रेस के भीतर भूलाभाई देसाई और जेबी पंत जैसे नरमपंथियों के हाथों को मजबूत करने के लिए लाया गया था, ताकि नेहरू के समाजवादी प्रस्तावों की धार को संतुलित किया जा सके। तो इस तरह से 2010 के पेपर में इतिहास से 15 प्रश्न आए हुए थे। अगले वीडियो में हम 2009 का पेपर डिस्कस करेंगे, उसमें भी इतिहास के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।